जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पिनाका डिफेंस परिवार में। चलिए साथियों, आगे बढ़ाते हैं अपनी सीरीज को। जो टॉप 20 सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, आप सभी के लिए आपको बहुत मदद कर रही होगी। जो भी समस्या आप लोग फेस कर रहे हैं वो भी आप बता के चलिएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अपना आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन नंबर 8 है ना। ध्यान देना सभी कि आपका जो 8 सेशन अगर हम कर रहे हैं तो जो शुरू के 7 सेशन थे वो हम कर चुके है ना। तो जो भी साथी हमारा यहाँ से जुड़ रहा है वो अपने शुरू के 7 सेशन कर ले अच्छे से, क्योंकि वहाँ भी क्वेश्चन जा चुके हैं। बाकी मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे, करंट अफेयर्स के भी होंगे, वो भी हम आपको जरूर कराएंगे। इन सब की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रोवाइड करने के लिए आपको मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा कहाँ आपको इन सब की पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं, करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर टू एयर मिसाइल। देखिए भाई, एयर टू एयर मिसाइल की बात थोड़ा समझा दूं आपको। देखो, जो मिसाइल होती है आप लोग याद रखना, मिसाइल के पास कुछ क्वालिटीज होती है। जैसे अब ये हो गई सरफेस हमारे पास, है ना, और ये हो गया हमारा भाई आसमान। मान लो एक तरीके से ना बनाते हम, क्योंकि सरफेस के ऊपर का सब आसमान है। अगर हमने कोई मिसाइल को यहां से लॉन्च करा और हमने आसमान के अंदर किसी भी एरोप्लेन को या किसी भी ड्रोन को हमने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को टारगेट कराया, तो क्या हुआ? वो मिसाइल सरफेस से गई और उसने एयर में हिट करा। तो ये कौन सी मिसाइल हो गई? सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, अच्छा, हो सकता है ऐसा भी होता है कि कभी कभी आतंकवादी के जो ठिकाने होते हैं, जब हम स्ट्राइक की थी सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें क्या हुआ था कि हमारे एरोप्लेन या हमारे फाइटर जेट उड़ के गए और उन फाइटर जेटों ने अटैक किया जमीन पे, मतलब एयर से उन्होंने हिट किया सरफेस पे। तो अब ये क्या बन गई? एयर टू सरफेस मिसाइल। ठीक है, चलिए और बताते हैं। आप लोगों को पता होगा जब अभिनंदन और पाकिस्तानी फाइटर जेट की जो आपस में, विंग कमांडर अभिनंदन की जो आपस में डॉग फाइट हुई, जो फाइटर जेट लड़े, वो फाइटर जेट लड़े। जब दो फाइटर जेट लड़ेंगे तो फाइटर जेट कहाँ लड़ेंगे? वो लड़ेंगे आसमान में। एक ये रहा और एक ये रहा। जब ये आपस में लड़ेंगे तो ये आपस में एक दूसरे की तरफ मिसाइल हिट करेंगे। तो ये भी एयर में है और ये भी एयर में है, तो ये क्या बन जाएगी? एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये मिसाइल के वेरिएंट होते हैं कि ये हिट कहां से कहां कर सकती है। ठीक है, तो याद रखना। अब पूछा आपसे एयर टू एयर, तो याद रखना हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल करने वाली है कौन सी? अस्त्र मिसाइल। क्या नाम है इसका? अस्त्र। ठीक है, इसको लिख लेंगे सभी अस्त्र मिसाइल। अब बात करोगे सर ये ऊपर वाली क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये हमारी तीनों की तीनों बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये बैलिस्टिक क्या होता है तो समय आने पर मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना भाई। पृथ्वी, अग्नि और आकाश, ये तो हो गई हमारी बैलिस्टिक मिसाइल, बट ये है हमारी एयर टू एयर मिसाइल, है ना, याद रखना सभी। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये सरफेस से लॉन्च की जाती हैं, सरफेस से, और ये सरफेस पे ही हिट करती हैं दूसरी जगह पे जाके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरफेस पे से हमने मिसाइल लॉन्च करी, गई ऊपर, ऐसे जाके उसने दुश्मन के यहाँ सरफेस पे हिट करा, तो उसे कहते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल, है ना। ये खासियत होती है इनकी। बैलिस्टिक और क्रूज दो और तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभी फिलहाल आप लोग सीधा इसे याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ। इनमें से वो कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या कार्बन मोनोऑक्साइड? इनमें से वो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करती है, इफेक्ट करती है, या जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? तो आप लोगों को पता है जो CO2 गैस है, कौन सी? CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, वो आप लोग याद रखना, इसकी एक खासियत होती है, ये हीट को कैप्चर करती है। ये क्या करती है? ये हीट को कैप्चर करती है दोस्त, ये हीट को पकड़ती है। तो इसका मतलब जितना अमाउंट इसका बढ़ता जाएगा, क्या बोला मैंने? जितना अमाउंट इसका बढ़ता जाएगा उतना ही टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए पृथ्वी पे हमारी पे फिलहाल धीरे धीरे CO2 की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, इसीलिए हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ता जा रहा है। और यही खासियत है, स्टार करके मेरे दोस्त लिख लेना आप लोग, एक प्लेनेट है शुक्र नाम से। किस नाम से? शुक्र, जिसको हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं वीनस। क्या बोलते हैं? वीनस। ये सेकंड नंबर पे है सन से, लेकिन पूरे सोलर सिस्टम का
हॉटेस्ट प्लेनेट है, ये एयरफोर्स में एक और क्वेश्चन आया है इसलिए करा रहा हूं आपको। ये हॉटेस्ट प्लेनेट है जस्ट बिकॉज ऑफ इसके पास, या मैं कह दूं इसके वायुमंडल में CO2 जो है वो 95% है। कितनी परसेंट है? 95%। इसीलिए वो सोलर सिस्टम का सबसे गर्म और सबसे चमकीला प्लेनेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास वही शक्तियां और कार्य हैं जो, मतलब जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसकी जो पोस्ट है हमने किस इनमें से किस राष्ट्रपति को देख करके ली है या हमने बिल्कुल उसको कॉपी किया है। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की पावर होती है सिंपल सिंगल, क्योंकि वहां के जो प्रेसिडेंट है उसे सीधी जनता चुनती है। प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, बिल्कुल भी नहीं, ये आदमी इसके चुनने का तरीका ही बिल्कुल अलग है, अपनी पार्टी से ही आता है। तुर्की के राष्ट्रपति, बिल्कुल भी नहीं। जो ब्रिटेन की रानी है, जो मैं कह दूं क्वीन ऑफ ब्रिटेन कह दो या आपका किंग ऑफ ब्रिटेन कह दूं, उसकी तरह ही हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, याद रखना सभी। चलिएगा, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फोर्ट बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जो प्लासी का बैटल है वो किस किस के बीच हुआ है। तो बंगाल को जीतने के लिए अंग्रेजों ने 2 युद्ध लड़े थे, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध पहला युद्ध था और उसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध, जिसके बाद अंग्रेज लगभग पूरे बंगाल को जीत गए थे। ठीक है, तो जो पहला प्लासी का युद्ध है वो हुआ 1757 में, 1757 में ये बैटल हुआ था, आप लोग याद रखना। ठीक है, प्लासी के मैदान में हुआ था, पलास के फूलों की वजह से उसको प्लासी का मैदान कहते हैं। ठीक है, बंगाल पर जो वर्तमान बंगाल है वहां ये मैदान पड़ता है। और सिराजुद्दौला जो कि उस समय बंगाल का नवाब था, कौन था? नवाब सिराजुद्दौला, और ब्रिटेन की सेना के बीच में हुआ था। ब्रिटेन की सेना का कमांडर कौन था? कई बार पेपर में आया दोस्त, याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव उसका नाम था, जो ब्रिटेन की सेना का कमांडर था। जीता कौन था? ब्रिटेन की सेना, और हार गया था कौन? सिराजुद्दौला, है ना। ये युद्ध मात्र 2-3 घंटे ही चल पाया था। सिराजुद्दौला के कुछ साथ के सगे संबंधी जाकर के मिल गए ब्रिटिश सेना से, तो ये हार गया था। चलिए, MS DOS में ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इन MS DOS द प्राइमरी फाइल नेम कैन कंटेन अप टू कैरेक्टर, मतलब MS DOS के अंदर यदि आप कोई फाइल को सेव करते हो तो वो फाइल कितने कैरेक्टर तक सेव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पूरा नाम लिख दो उस पर, मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। उसमें एग्जैक्ट 8 कैरेक्टर की फाइल आप बना सकते हो। आप किसी भी तरीके से बनाओ, उसमें 8 कैरेक्टर से ज्यादा आप लोग बात नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखना सभी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ये कह रहा है द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर इज एसोसिएटेड विद व्हाट। तो मैं आपको बता दूं एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो जो हमारी जो पूरी ग्लोब है, उस पूरी ग्लोब पे जो 5 हमारे ओशन हैं, उसमें सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन के चारों तरफ क्या है? वोल्केनो प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वोल्केनो। अगर ये पूरा का पूरा इस तरीके से पैसिफिक ओशन है तो इसकी पूरी बाउंड्री पे ये प्लेट है, प्लेट का एक जोड़ है, इस तरीके से याद कर लो आप लोग। वैसे तो ये बहुत बड़ी एक थ्योरी है, कभी आपको वोल्केनो पढ़ाने का साथी मौका मिलेगा ना तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा इसके बारे में। ऐसे ये पूरा पैसिफिक ओशन है, इसमें मैंने भर दिया पानी, है ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, मैंने यहाँ बना दिया छोटा। अब इसकी बाउंड्री पर इतनी सारी वोल्केनो है जो वो इरप्ट होती हैं, एक्टिव वोल्केनो है। जब ये इरप्ट होती हैं, इनमें से आग निकलती है, उजाला होता है, जिस वजह से एक रिंग स्ट्रक्चर, एक रिंग लाइक शेप दिखती है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। फायर की एक रिंग बनी है। अब जब वोल्केनो इरप्ट होती है तो भाई मेरे याद रखना अर्थक्वेक भी आता है। जब वोल्केनो ब्लास्ट होती है तो वहां भूकंप भी पैदा होता है। तो इसलिए वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है वो रिलेटेड है वोल्केनो से और अर्थक्वेक से। ठीक है, चलिए आगे चलते। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इन्हें कहा यहाँ स्थित है, माने कहाँ पे, है ना। तो याद रखना, मैं आपको बता दूं, दुनिया में फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन, जिसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। इस संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 मेंबर्स हैं, आप लोग भी याद कर लो। 1945 में आपका स्ट्रक्चर में आया था, है ना, अक्टूबर 1945 पेपर में आता है। और अब के फिलहाल के लिए इसको क्वेश्चन को अगर आप याद करो, इसका हेडक्वार्टर याद कर लो, अमेरिका, यूएस के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। इसके ना 6 पार्ट हैं,
कितने पार्ट है दोस्त? इसके 6 पार्ट है। तो 6 तो फिलहाल नहीं पढ़ने, इसके 6 पार्ट हैं जिनसे मिलकर यूएन बनता है। उनमें से एक पार्ट है आईसीजे। क्या है? आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी फुल फॉर्म बनती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये देखो है ना, ये है कहाँ पे? तो ये मिलेगा आपको नीदरलैंड के हैग शहर के अंदर। यूरोप का एक देश है नीदरलैंड, उसके ही एक शहर हैग के, द हैग के अंदर आईसीजे स्थापित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नोबल गैसेस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है जिसको हम पढ़ते हैं 9th 10th क्लास में, आपने पढ़ी होगी, 11th 12th में तो खैर पोस्टमार्टम ही कर देते हैं उनका। उसमें जो ग्रुप्स बने हुए हैं, कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स। तो उन 18 ग्रुप में किस में नोबल गैसेज रखी गई हैं? नोबल गैस वो गैस होती है जिनके आउटर मोस्ट सेल भरी हुई होती है। भरी मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फुल होते हैं, 2 8 18, ठीक है, मतलब फिल होते हैं। तो वो कौन सी गैसेज? जैसा आपने पढ़ा होगा, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है। ठीक है, आर्गन है, आर्गन, जिनोन भी है, क्रिप्टोन भी है। तो कुल मिलाकर ये वो गैसेज हैं जिनकी आउटर मोस्ट सेल फिल है। फिल होने की वजह से इनको नोबल गैसेज कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। इनके आउटर मोस्ट सेल में आपको या तो 2 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, कुल मिलाकर फिल मिलेंगे, फुल क्लासेस फुल मिलेंगी। तो ये कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे सबसे लास्ट ग्रुप में। और लास्ट ग्रुप का नाम क्या है दोस्त? वो नाम है आपका 18 ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? 18 ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक नागरिक की आयु पूर्ण कितनी होनी चाहिए? भाई सही बात है, आपकी भी क्यूरियोसिटी है इस बात को जानने की कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो उसको मिनिमम एज कितनी पकड़नी पड़ेगी? तो आप लोग याद रखना, मैं आपको बता दूं, अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ोगे तो आपकी एज मिनिमम 35 होनी चाहिए। कितनी? 35। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ते हो तब भी, है ना, तब भी कितनी होनी चाहिए आपकी? 35। गवर्नर की पोस्ट, राज्यपाल के लिए भी 35 है। यदि मैक्सिमम आपको पद मिलेंगे मंत्री के, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये पद होते हैं 25 की एज के। कौन से? 25 ईयर्स के। जो गांव का प्रधान होता है, ग्राम प्रधान कहते हैं जिसको हम, हमारे प्रधान जी, उसके लिए होती है 21 मिनिमम एज। कितनी? 21, है ना। राइट टू वोट, वोट देने की एज क्या होती है? तो आप सभी को पता होगी, पहले 21 थी, अब कर दी गई 18। तो 18 ईयर्स हमारी होती है राइट टू वोट, या जिसको हम कह देते हैं एडल्ट फ्रेंचाइजी, वयस्क मताधिकार, वयस्क होके मत देने का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, अकबर के शासनकाल में सैन्य कमांडरों को किस नाम से जाना जाता था? जो अकबर के शासनकाल में जो सेना के कमांडर थे अलग अलग, हालांकि बाद में तो ये मनसबदारी सिस्टम पे चले गए थे, इतने का मनसब उतने का मनसब, बट वो लोग किस नाम से जाने जाते थे? तो उनको कहते थे हम फौजदार। क्या कहते थे? फौजदार। याद रखना आप लोग, कोतवाल वहीं कोतवाली का संभालने वाला आदमी था, मतलब नहीं है, बक्सी उसके दरबार में होता था डिटेल्स देने वाला, और सद्र होता था मंडी के अंदर, बाजार के अंदर डिटेल्स निकालने वाला। यहाँ पे क्या चल रहा है, वो फाइल वाइल लेके घूमने वाले बंदे होते हैं, आज भी मिलेंगे, बस आज पदों के नाम बदल जाएंगे, बट हैं आज वही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। भाई इसे तो मैं होमवर्क डाल देता हूँ, है ना, ये तो मैंने पढ़ा है आप लोगों को, 5 लेयर पढ़ाई है मैंने। तो चलिए होमवर्क देखते हैं, कौन मेरा साथी मुझे कमेंट करके बताएगा कि लोएस्ट लेयर कौन सी होती है एटमॉस्फेयर की, जरूर बताना है भाई। ठीक है, कौन सी लेयर होती है लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, कौन सी इनमें से? चलिएगा नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? अब ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो कंप्यूटर जब आप पढ़ोगे, आजकल कंप्यूटर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लगे हैं, तो याद रखना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूछे जाएंगे। तो इसका सिंपल तरीका होता है, जितनी भी आप अपने फोन में एप्लीकेशन चला रहे हो ना, वो सब सॉफ्टवेयर है, उनको डेवलप किया गया, उनको आप ना, आप मतलब कहने का, उनको आप अंदर चला तो रहे हो, उनको आप रियलिटी में टच नहीं कर सकते। जिस तरीके से आप माउस को टच कर सकते हो, प्रिंटर को टच कर सकते हो, कीबोर्ड को टच कर सकते हो, मॉनिटर को टच कर सकते हो, अपने फोन को टच कर सकते हो, है ना, एलईडी को टच कर सकते हो, इस तरीके से आप अपने चलाने वाली एप्लीकेशन, जैसे कि यूट्यूब है, आप इसको टच नहीं कर सकते। क्या वो टच तो करते हैं सर, हम टच नहीं करते उसे आप रन करते हो, उसको आप चलाते हो, उसको आप कंट्रोल करते हो। टच करने का मतलब माउस को ऐसे पकड़ के ऐसे चलाना, जैसे मेरे हाथ में ये स्टाइलर है, इसको कंट्रोल करना ऐसे। ठीक है, तो याद रखना वो क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं सारे, और जिनको टच कर सकते हो वो हार्डवेयर होते हैं। प्रोसेसर चिप,
टच होती है, रिप्लेस होती है माउस उसके अंदर। प्रिंटर मैंने बताया अभी आपको, माउस आप लोग चलाते हो, ये सब हार्डवेयर है। बट जो जावा है, जावा इज अ लैंग्वेज, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया गया है, ठीक है। और डेवलप की गई चीज सॉफ्टवेयर होती है, याद रखेंगे सभी। चलिएगा यहाँ आते हैं क्वेश्चन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के। कलिंगा प्राइज, अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है भाई ये तो, कलिंगा प्राइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलिंगा कौन सा तट है? कलिंगा हमारा उड़ीसा का तट है। आपने पढ़ा होगा अशोक, सम्राट अशोक पढ़े होंगे, कलिंग युद्ध। कौन सा? कलिंग युद्ध, पेपर में आता है ये कलिंग युद्ध के बारे में। 361 बीसी है ना वो वाला, 361 बीसी हुआ था ये वाला, है ना कलिंग युद्ध। तो कलिंगा तट जो उनका उड़ीसा वाला तट है। अब ये कह रहा है जो वहां पे कलिंगा पुरस्कार है वो शुरू या स्थापना किसने की थी? 1951 में। तो मैं आपको बता दूं कलिंगा या उड़ीसा के अंदर दो व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री पद संभाला है। एक रहे बीजू पटनायक, एक थे उनके बेटे नवीन पटनायक। नवीन पटनायक अभी पिछले चुनाव में ही हारे हैं, उनकी जगह पे फिर मोहन चरण मांझी वहां के नए सीएम बने थे। बट उनसे पहले लगभग मुझे लगा शायद 20-25 साल वो सीएम रहे थे, और उनके पापा बहुत लंबे समय तक सीएम रहे थे। नाम था उनका बीजू पटनायक। इनकी खुद की पार्टी है, किस नाम से? बीजू जनता दल के नाम से इनकी खुद पार्टी है, बीजेडी, बीजू जनता दल, ठीक है। उन्हीं ने स्टार्ट किया था ये आपका कौन सा कलिंग पुरस्कार। हॉकी को बहुत सपोर्ट करते हैं ये स्पोर्ट्स को, तो उड़ीसा में देखना आप लोग, वहाँ पे भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम भी बना हुआ है, बिरसा मुंडा करके नाम है उसका, याद रखना। नेक्स्ट आपका अवतल लेंस हमेशा बनाता है एक कॉनकेव लेंस फॉर्म्स, वही है इमेज फॉर्मेशन, आप लोग याद करके चलो। कॉनकेव लेंस हमेशा, कॉनकेव लेंस या मिरर होगा वैसे तो, ठीक है। जो कॉनकेव मिरर होगा आपका वो हमेशा एक इमेजनरी, या मैं कह दूं सॉरी वर्चुअल इमेज बनाएगा आपका, वर्चुअल रहेगी, ठीक है। याद रख के चलना ध्यान से इसको। आगे इमेज की पोजीशन वगैरह पेपर में आती है, एक्स ग्रुप में ज्यादा आती है, वाई ग्रुप में मुश्किल है इतनी ज्यादा आनी, उसकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक्स ग्रुप में तो इनके ऊपर पूरी पोस्टमार्टम करके चलोगे। नेक्स्ट आपका किसी राज्य का अस्तित्व उसके बिना नहीं हो सकता, ए स्टेट कैन नॉट एक्सिस्ट विदाउट। देखो अब होता क्या है, आप लोग ठहरे एयरफोर्स वाले, आपको वाई ग्रुप में जीएस इतनी पढ़नी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन डीप है। ये इतना डीप क्वेश्चन है कि जब मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही थी तो मेरे खुद के प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा गया था। पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रैक्टिकल में जो टीचर है उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, ठीक है। खतरनाक क्वेश्चन था। होता क्या है, आप लोग कहते हो देश, क्या कहते हो? देश। और देश के नाम पर आप याद करते हो भारत, आप याद करते हो पाकिस्तान, आप याद करते हो यूएसए। जैसे मैं बोलूंगा राज्य, तो आप लोग क्या याद करोगे? आप याद करोगे यूपी, एमपी, और गलती आपकी भी ना है भाई, सही बात है, आपको राज्य बताते आए हम। बट होता क्या है पॉलिटी के अंदर, या मैं कह दूं आपसे जो हमारी राज्य व्यवस्था है उसके अंदर ना, राज्य शब्द जो कहा गया है वो एक देश को कहा गया है। किसको? एक देश को। और राज्य शब्द के अंदर जो देश को कहा गया, कहीं भी आप लिखा देखो राज्य देश के मामले में, तो याद रखना स्टेट उसको कहा गया था। और स्टेट के 4 पार्ट बताए हैं कि अगर किसी के पास ये 4 पार्ट हैं तो वो देश एग्जिस्ट करता है, वरना नहीं करता। वो 4 पार्ट क्या हैं? उस देश की जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, उसकी अपनी खुद की टेरिटरी मतलब उसका खुद का एरिया होना चाहिए, तीसरा उसमें खुद की गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो सोवरिन होना चाहिए। सोवरिन, ये कुछ मैंने टफ वर्ड बोल दिए आपको, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, इतने टफ ही नहीं याद करने। क्वेश्चन आया है तो मैं आपको बता के चल रहा हूँ और कुछ नहीं। बस ये कह रहा है कि उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार की सरकार जरूर होनी चाहिए। अब जैसे कोई देश है उसमें जनसंख्या है नहीं, आप देश कैसे कह दोगे उसे? जंगल के हिस्से को कह दोगे ये देश है? नहीं कह सकते। अब कोई टेरिटरी है नहीं, क्या तो उड़ता हुआ देश है जी, क्षेत्र है ही नहीं, नहीं हो सकता, घोषित ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसमें अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो फिर कैसे चला लोगे देश को, अगर देश बन रहा है वो? दूसरा, वो देश जो है ना किसी का गुलाम ना होना चाहिए। जैसे हम गुलाम थे ब्रिटेन, अंग्रेजों ने हमें कंट्रोल कर रखा था, अंग्रेजी की सरकार थी हमारे यहाँ, तो हम देश थोड़ी थे उस टाइम पे, हम तो एक कॉलोनी थे अंग्रेजों की। बट अब क्या है, हम एक कंट्री हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी है, हमारी टेरिटरी भी है, 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर आपको पता है, हमारी खुद की सरकार भी है, और हम सोवरिन भी हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है बट बढ़िया क्वेश्चन है, मैं मजेदार क्वेश्चन कहूंगा, इसको याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिर हमारा जो सेशन नंबर 8 है वो भी कंप्लीट हो गया, आप लोग याद करेंगे इनको। सेशन नंबर 11 में आप लोगों से मिलूंगा, पीडीएफ भी आपको समय से प्रोवाइड कराऊंगा मैं आप सभी को, ठीक है। अच्छे से इनको सबको याद करो। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, सेशन नंबर 9 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, ख्याल रखिए अपना।